नमस्कार दोस्तों, अल्फाजा डायरी बाय डीएस में आपका स्वागत है। बड़ी सोच का बड़ा जादू एक बेस्ट सेलिंग बुक है और इसमें ऐसी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं जिनसे आप अपने सोचने का नज़रिया बदल सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। तो इसके पहले के पार्ट आप मेरे चैनल पर जाकर इस बड़ी सोच का बड़ा जादू के नाम से जो प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर सुन सकते हैं। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि बहुत से लोग जो हैं वो सेहत को लेकर बहाने बनाते हैं कि मैं ये अमुक कार्य नहीं कर सकता, मेरी सेहत अच्छी नहीं रहती, फलाना। और बहुत से ऐसे बीमार लोग भी हैं जो अपनी सेहत का बहाना नहीं बनाते हैं, वे उसकी चिंता भी नहीं करते हैं, परंतु वे अपनी सेहत को लेकर इतने ज़्यादा निश्चिंत या इतने ज़्यादा बेफिक्र भी नहीं होते हैं कि सेहत का ख्याल ना रखें। वे सेहत का ख्याल रखते हैं, उसके बारे में चिंता नहीं करते और ना ही उसका बहाना बनाते हैं, और वही लोग जीवन में सफल हो पाते हैं। तो जिन लोगों को सेहत का बहाना बनाने की बीमारी है, उससे बचने के आज 4 तरीके मैं आपको बताऊंगी। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेहत के बहानासाइटिस से बचने के 4 तरीके। सेहत के बहानासाइटिस से बचाव के सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन के 4 डोज हैं। पहला, अपनी सेहत के बारे में मत बात करिए। आप किसी बीमारी के बारे में जितनी ज़्यादा बात करेंगे, चाहे वह साधारण सी सर्दी ही क्यों ना हो, वह बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बुरी सेहत के बारे में बातें करना कांटों को खाद देने की तरह है। इसके अलावा अपनी सेहत के बारे में बातें करते रहना एक बुरी आदत है। इससे लोग बोर हो जाते हैं। इससे आपको आत्मकेंद्रित और बुढ़िया की तरह बातें करने वाला समझा जा सकता है। सफलता की चाह रखने वाले आदमी अपनी बुरी सेहत के बारे में चिंता नहीं करता। अपनी बीमारी का रोना रोने से आपको थोड़ी सहानुभूति तो मिल सकती है और मैं सकती हूँ शब्द पर जोर देना चाहिए, परंतु जो आदमी हमेशा शिकायत करता रहता है उसे कभी किसी का सम्मान, आदर या वफादारी नहीं मिल सकती। अपनी सेहत के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर बाल्टर विश्व प्रसिद्ध मेयो क्लिनिक में एमरिटस कंसल्टेंट हैं। उन्होंने हाल ही में लिखा है, मैं हमेशा फिजूल की चिंता करने वाले लोगों को ऐसा न करने की सलाह देता हूँ। उदाहरण के तौर पर मैंने एक आदमी को देखा जिसे इस बात का पूरा भरोसा था कि उसका गॉल ब्लैडर खराब है। हालांकि 8 बार अलग अलग क्लिनिकों में एक्सरे कराने पर भी उसका गॉल ब्लैडर पूरी तरह सही दिख रहा था और डॉक्टरों का कहना था कि वह सिर्फ उसके मन का वहम है और दरअसल उसे कोई बीमारी नहीं है। मैंने उससे विनती की कि वह अब तो मेहरबानी करके अपने गॉल ब्लैडर का एक्सरे कराना छोड़ दे। मैंने सेहत का ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखने वाले सैकड़ों लोगों को बार बार जबरन ईसीजी कराते देखा है और मैंने उनसे भी यही विनती की कि वे अपनी बीमारी के बारे में फालतू की चिंता करना छोड़ दें। आपकी सेहत जैसी भी हो, आपको उसके लिए कृतज्ञ होना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे हुए जूतों को देखकर दुखी हो रहा था, परंतु जब मैंने बिना पैरों वाले आदमी को देखा तो मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत नहीं रही। इसके बजाय मैं कृतज्ञ हो चला, इस बात पर शिकायत करने के बजाय कि आपकी सेहत में क्या अच्छा नहीं है। आपको इस बारे में खुश और कृतज्ञ होना चाहिए कि आपकी सेहत में क्या अच्छा है। अगर आप कृतज्ञ होंगे तो आप कई असली बीमारियों से भी बचे रहेंगे। अपने आप को यह अक्सर याद दिलाएं
जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। आपको जीवन मिला है मज़े लेने के लिए, इसे बर्बाद मत कीजिए। ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप चिंता करते रहेंगे तो आप जल्दी ही किसी अस्पताल में भर्ती नजर आएंगे। दूसरा, परंतु मेरे पास सफल आदमियों जितनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि का बहाना साइटिस या मेरे पास उतनी बुद्धि नहीं है बहुत लोकप्रिय बहाना है। वास्तव में यह इतना आम है कि यह हमारे आसपास के तकरीबन 95% लोगों में किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। बहाना साइटिस के बाकी रूपों में तो आदमी बढ़ चढ़कर बातें करता है, परंतु इस किस्म की बहाना साइटिस यानी बुद्धि की बहाना साइटिस में आदमी चुपचाप दुखी होता रहता है। ज़्यादातर लोग दूसरों के सामने यह मानने को तैयार नहीं होते कि उनमें पर्याप्त बुद्धि या समझ नहीं है, परंतु वे अंदर से यह बात महसूस करते हैं। जब बुद्धि की बात आती है तो हम में से ज़्यादातर लोग दो तरह की मूलभूत गलतियां करते हैं। पहला, हम अपनी बुद्धि को कम आंकते हैं, और दूसरा, हम दूसरे आदमी की बुद्धि को ज़्यादा आंकते हैं। इन गलतियों के कारण लोग काफ़ी नुकसान में रहते हैं। वे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में असफल रहते हैं क्योंकि उनमें बुद्धि की ज़रूरत होती है और उनके हिसाब से उनमें बुद्धि है नहीं। परंतु तभी वहाँ एक ऐसा आदमी आता है जो बुद्धि के बारे में जरा भी विचार नहीं करता और उसे वह काम मिल जाता है। दरअसल महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है, बल्कि इस बात का है कि जो आपके पास है आप उसका किस तरह उपयोग करते हैं। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। मुझे इस बात को दोहराने दें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। देश के मशहूर डॉक्टर एल्बर्ट टेलर से एक बार किसी ने यह सवाल पूछा, क्या कोई भी बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? टेलर ने जवाब दिया, वैज्ञानिक बनने के लिए तूफ़ानी दिमाग की ज़रूरत नहीं होती, ना ही चमत्कारी याददाश्त की ज़रूरत होती है, ना ही यह ज़रूरी है कि बच्चा स्कूल में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो। वैज्ञानिक बनने के लिए केवल यह ज़रूरी है कि बच्चे की विज्ञान में काफ़ी रुचि हो। उसकी यह रुचि जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। तो रुचि या उत्साह विज्ञान में भी महत्वपूर्ण होते हैं। अगर 100 IQ वाले किसी आदमी का रवैया सकारात्मक, आशावादी और सहयोगात्मक है तो वह उस आदमी से ज़्यादा पैसा, सफलता और सम्मान हासिल करेगा जिसका IQ तो 120 है परंतु उसका रवैया नकारात्मक, निराशावादी और असहयोगात्मक है। किसी काम में जुटे रहिए जब तक कि वह पूरा न हो जाए, यही असल पते की बात है। आलसी बुद्धि किस काम की? अक्सर जुटे रहने वाला आदमी उस बुद्धिमान और प्रतिभाशाली आदमी से ज़्यादा सफल होता है जो कोई काम पूरा नहीं करता है। जुटे रहने की क्षमता ही योग्यता का 95% हिस्सा है। पिछले साल मैं अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त चक से 10 साल बाद मिला। चक बहुत ही प्रतिभाशाली छात्र था और उसने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था। जब मैं उससे आखिरी बार मिला था तो उसका लक्ष्य था पश्चिमी नेब्रास्का में अपना बिजनेस खड़ा करना। मैंने चक से पूछा, आखिरकार उसने किस तरह का बिजनेस खड़ा किया है? उसका जवाब था, मैं कोई बिजनेस खड़ा नहीं कर पाया। 5 साल पहले मैं तुम्हें यह नहीं बताता, 1 साल पहले भी नहीं, परंतु अब मैं इस बारे में बात करने के लिए तैयार हूँ। अब जब मैं अपने कॉलेज के दिनों की याद करता हूँ तो मुझे यह महसूस होता है कि मैं हर योजना की खामियां ढूंढने में माहिर था।
मैं यह बता सकता था कि कोई बिजनेस क्यों चौपट हो जाएगा, कोई योजना क्यों असफल हो जाएगी, राह में कितनी मुश्किलें आएंगी। आपके पास बहुत सारी पूंजी होना चाहिए। यह सुनिश्चित कर लें कि बिजनेस साइकिल सही हो। जो सामान हम बनाएंगे, क्या उसकी बहुत मांग है? क्या स्थानीय उद्योग स्थिर और स्थायी हैं? और इसी तरह के 1001 सवाल जिनके जवाब ढूंढे बिना कोई बिजनेस शुरू करना खतरनाक हो सकता था। मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात से होता है कि मेरे वे दोस्त जिनमें ज़्यादा बुद्धि नहीं थी, या वे लोग जो कभी कॉलेज गए ही नहीं थे, उन्होंने अच्छे खासे बिजनेस खड़े कर लिए हैं, जबकि मैं वहीं का वहीं हूँ। उनकी कंपनियों को ऑडिट करता फिर रहा हूँ। कोई बिजनेस क्यों असफल हो सकता है, इसके बारे में सोचते रहने की बजाय काश मैंने यह सोचा होता कि कोई बिजनेस किस तरह सफल हो सकता है। अगर मैंने सकारात्मक चिंतन किया होता तो मेरी ज़िंदगी ज़्यादा सुखद होती। चक की बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण था उसका सोचने का नज़रिया, जिसने चक की बुद्धि को गलत राह दिखाई। कई प्रतिभाशाली लोग क्यों असफल होते हैं? पिछले कई सालों से मैं एक ऐसे आदमी के संपर्क में हूँ जो बेहद प्रतिभाशाली है, जिसमें बुद्धि की कोई कमी नहीं है, और उसका नाम है फीवेटा काप्पा। इतनी बुद्धि होने के बावजूद वह बहुत असफल है। उसकी नौकरी भी सामान्य है। वह जिम्मेदारियों से घबराता है। उसने कभी शादी नहीं की। वह मानता है कि ज़्यादातर शादियों का अंत तलाक में होता है। उससे बहुत कम दोस्त हैं। लोगों से बातें करना उसे बोरिंग लगता है। उसने किसी तरह की जायदाद नहीं खरीदी, इस डर से कि कहीं वह अपना पैसा न गंवा दे। यह आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध कर देता है कि चीज़ें क्यों असफल होंगी। इसके बजाय उसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके यह सिद्ध करना चाहिए कि वह सफल किस तरह हुआ जाए। जैसा मैंने कहा, उसके पास बुद्धि की कमी नहीं है, सिर्फ उसके सोचने का नज़रिया गलत है, और इसी कारण यह प्रतिभाशाली आदमी समाज को बहुत कम योगदान दे पाया है, और उसने कोई रचनात्मक कार्य नहीं किया है। अगर वह अपना नज़रिया बदल ले तो वह बड़े बड़े काम कर सकता है। उसमें अद्भुत सफलता दिलाने वाला दिमाग तो है, परंतु उसका नज़रिया उतना ताकतवर नहीं है। मैं एक और ऐसे ही आदमी को जानता हूँ जो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद सेना में भर्ती हुआ। उसने सेना में 3 साल किस तरह बिताए? स्टाफ ऑफिसर के रूप में नहीं, ना ही स्टाफ स्पेशलिस्ट के रूप में। इसकी बजाय वह 3 साल तक सेना का ट्रक चलाता रहा। क्यों? क्योंकि उसके मन में अपने साथी सिपाहियों के प्रति नकारात्मक विचार भरे हुए थे। मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ। सेना के नियम कायदों से वह चिढ़ता था। सारे नियम बकवास और मूर्खतापूर्ण हैं। अनुशासन को वह पसंद नहीं करता था। यह दूसरों पर लागू होता होगा, मुझ पर नहीं होगा। यानी कि हर चीज़ के बारे में उसका नज़रिया नकारात्मक था, जिसमें वह खुद भी शामिल था। मैं कैसा मूर्ख था जो इस झमेले में आ फंसा, और अब यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। ऐसे आदमी का आदर कौन करता? उसका सारा ज्ञान उसके दिमाग के गोदाम में भरा रहा है और वहीं दफन होकर रह गया। उसके नकारात्मक विचारों ने उसे निठल्ला बना दिया था। याद रखिए, आपकी बुद्धि की मात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह चिंतन या वह नज़रिया जो आपकी बुद्धि को दिशा दिखा रहा है। PhD की डिग्री भी इस मूलभूत सफलता के सिद्धांत के सामने हार जाती है। कई साल पहले मैं अपने करीबी दोस्त फिल के ऑफिस में बैठा था। फिल एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में ऑफिसर था। फिल अपनी एजेंसी की मार्केटिंग रिसर्च का निदेशक था और उसका काम जोरदार चल रहा था।
क्या फिल बहुत दिमाग वाला था? बिल्कुल नहीं। फिल को रिसर्च तकनीक का जरा भी ज्ञान नहीं था। उसे आंकड़ों की बिल्कुल समझ नहीं थी। वह कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं था, हालांकि उसके सभी मातहत कर्मचारी कॉलेज ग्रेजुएट थे। और फिल यह दावा या नाटक भी नहीं करता था कि उसे रिसर्च के तकनीकी पहलू का ज्ञान है। तो फिर फिल में ऐसी क्या बात थी जो उसे साल भर में $30,000 मिलते थे, जबकि उसके मातहतों को सिर्फ $10,000 ही मिलते थे। फिल इंसानों का इंजीनियर था। फिल 100% सकारात्मक था। जब लोगों का उत्साह ठंडा पड़ जाता था तो फिल उन्हें प्रेरित कर सकता था। फिल उत्साही था, वह उत्साह पैदा कर सकता था। फिल में लोगों की समझ थी और इसलिए वह सचमुच जानता था कि उनसे कैसे काम लिया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि वह उन लोगों को पसंद करता था। कंपनी ने फिल को उन कर्मचारियों से 3 गुना ज़्यादा बहुमूल्य समझा जिनमें उससे ज़्यादा IQ या दिमाग था। और निश्चित रूप से फिल में बुद्धि तो कम थी, परंतु उसके सोचने के तरीके या नज़रिए ने उसे कंपनी के लिए इतना मूल्यवान बना दिया था। कॉलेज में दाखिल होने वाले 100 में से सिर्फ 50% ही ग्रेजुएट हो पाएंगे। मैं यह जानकर हैरान हुआ। इसलिए मैंने एक बड़ी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, इसका कारण कम बुद्धि नहीं है। अगर उनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती तो हम उन्हें दाखिला ही नहीं देते। और सवाल पैसे का भी नहीं है। आजकल जो भी अपने कॉलेज की फीस के लिए काम करने को तैयार है, उसके लिए काम की कोई कमी नहीं है। असली कारण है नज़रिया या रवैया। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि कितने सारे नौजवान सिर्फ इसलिए कॉलेज छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेसर पसंद नहीं होते, या उन्हें अपने विषय में मज़ा नहीं आता, या उन्हें पसंदीदा साथी नहीं मिलते। नकारात्मक नज़रिए के कारण ही कई जूनियर एग्जीक्यूटिव ऊंचे पदों पर नहीं पहुंच पाते। ऐसे हजारों युवा एग्जीक्यूटिव हैं जिनमें पर्याप्त बुद्धि तो है, परंतु उनका रवैया नकारात्मक, चिड़चिड़ा, निराशावादी और अपमानजनक है, जैसा एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया। ऐसा दुर्लभ ही है कि हम किसी युवा ऑफिसर दिमाग या बुद्धि की कमी के कारण प्रमोशन नहीं देते। लगभग हमेशा इसका कारण होता है उसका रवैया या नज़रिया। मुझे एक बीमा कंपनी ने एक रिसर्च करने को कहा। वे यह जानना चाहते थे कि उनके चोटी के 25% एजेंट 75% बीमा करने में सफल क्यों हो रहे हैं, जबकि सबसे नीचे के 25% एजेंट कुल बीमे का सिर्फ 5% बीमा ही क्यों कर पा रहे हैं। इसका कारण क्या था? हजारों फाइलों को गौर से देखा गया। इस रिसर्च में एक बात उभर कर आई कि सबसे चोटी के और सबसे निचले बीमा एजेंटों की बुद्धि में कोई खास अंतर नहीं था। उनकी सफलता में अंतर का कारण उनकी शिक्षा का अंतर भी नहीं था। बेहद सफल और बेहद असफल लोगों में जो सबसे बड़ा अंतर पाया गया वह था उनके रवैये या उनके नज़रिए का। चोटी के बीमा एजेंट चिंता कम करते थे, ज़्यादा उत्साही थे, लोगों को सचमुच पसंद करते थे। हम अपनी बुद्धि की मात्रा को तो बदल नहीं सकते, परंतु हम उस तरीके को तो बदल ही सकते हैं जिस तरीके से हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान ही शक्ति है। अगर आप इसका रचनात्मक प्रयोग करें। बुद्धि के बहाना साइटिस से जुड़ी हुई एक गलत धारणा यह है कि ज्ञान ही शक्ति है, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। यह केवल आधी सही है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब इसका उपयोग किया जाता है, और सिर्फ तभी जब यह उपयोग सकारात्मक या रचनात्मक हो। एक बार महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा,
कि एक मील में कितने फुट होते हैं? आइंस्टीन ने जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। मैं अपने दिमाग में ऐसी जानकारी क्यों भरूं जो मैं किसी भी किताब से 2 मिनट में हासिल कर सकता हूं? आइंस्टीन ने हमें एक बड़ा सबक सिखाया है। उनका मानना था कि हमें अपने दिमाग को तथ्यों या जानकारी का गोदाम बनाने से बचना चाहिए, और इसके बजाय यह ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि हम अपने दिमाग से सही तरीके से सोचें। एक बार हेनरी फोर्ड ने द शिकागो ट्रिब्यून पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। कारण यह था कि उस अखबार ने फोर्ड को अज्ञानी कह दिया था। फोर्ड ने उनसे यह सिद्ध करने को कहा। द ट्रिब्यून ने फोर्ड से दर्जनों सवाल पूछे, जैसे बेनेडिक्ट अर्नल्ड कौन थे, क्रांति का युद्ध कब लड़ा गया था इत्यादि। और फोर्ड ज़्यादातर सवालों के जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी औपचारिक शिक्षा कम हुई थी। आखिरकार फोर्ड काफ़ी परेशान होकर गुस्से से बोले, मैं इन सवालों के जवाब तो नहीं जानता, परंतु मैं 5 मिनट में ऐसे आदमी को ढूंढ सकता हूँ जो इन सारे सवालों के जवाब जानता हो। हेनरी फोर्ड ने फालतू की जानकारी हासिल करने में कभी रुचि नहीं ली। उन्हें यह बात मालूम थी कि जो हर सफल एग्जीक्यूटिव जानता है, दिमाग को तथ्यों का गैरेज मत बनाओ। यह जानकारी रखो कि जानकारी कहाँ से हासिल हो सकती है। तथ्यों के आदमी का मूल क्या है? मैंने एक दोस्त के साथ एक बहुत रोचक शाम गुजारी। मेरा दोस्त एक नई परंतु तेज़ी से बढ़ रही कंपनी का प्रेसिडेंट है। टीवी पर एक लोकप्रिय क्विज कार्यक्रम आ रहा था। जिस आदमी से सवाल पूछे जा रहे थे, वह पिछले कुछ सप्ताहों से लगातार आ रहा था। वह सभी तरह के सवालों के जवाब दे सकता था, चाहे उनमें से कुछ सवाल कितने ही मूर्खतापूर्ण क्यों न हों। जब उस आदमी ने एक बहुत मुश्किल सवाल का जवाब दिया, जिसका संबंध अर्जेंटीना के किसी पहाड़ से संबंधित था, तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैं इस आदमी को कितने डॉलर की नौकरी दूंगा? कितने की? मैंने पूछा। $300 से 1 सेंट भी ज़्यादा नहीं। प्रति सप्ताह नहीं, प्रति माह भी नहीं, बल्कि जीवन भर। मैंने उसके ज्ञान की थाह ले ली है। यह विशेषज्ञ सोच नहीं सकता, वह केवल रट सकता है, याद कर सकता है। वह एक इंसानी इनसाइक्लोपीडिया है, और मैं समझता हूँ कि मैं $300 में एक अच्छा इनसाइक्लोपीडिया खरीद सकता हूँ। वास्तव में शायद यह कीमत भी उसके लिए ज़्यादा होगी। इस आदमी को जितना पता है, उसका 90% हिस्सा तो मुझे $2 की जनरल नॉलेज की किताब में ही मिल जाएगा। मैं अपने आसपास ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो समस्याएं सुलझा सकें, जिनके पास विचार हों, जो सपने देख सकें और फिर उन सपनों को साकार कर सकें। जिस आदमी में विचार है, वह मेरे साथ पैसे कमा सकता है। जिसके पास सिर्फ तथ्य हैं, वह मेरे साथ पैसे नहीं कमा पाएगा। बुद्धि की बहानासाइटिस के इलाज के 3 तरीके। बुद्धि की बहानासाइटिस के इलाज के 3 आसान तरीके हैं। पहला, अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम मत आंकिए और दूसरों की बुद्धि को कभी ज़रूरत से ज़्यादा मत आंकिए। अपनी सेवाओं को सस्ते में मत बेचिए। अपने अच्छे बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अपने गुण को खोजिए। याद रखें, महत्व इस बात का नहीं है कि आप में कितनी बुद्धि है। महत्व तो इस बात का है कि आप अपने दिमाग का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। इस बात पर सिर मत धुनिए कि आपका IQ कम है, बल्कि अपनी मानसिकता को सकारात्मक कीजिए। अपने आप को बार बार याद दिलाइए, मेरी बुद्धि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरा नज़रिया। नौकरी पर और घर पर सकारात्मक नज़रिए का अभ्यास करें। काम टालने के तरीके खोजने के बजाय काम करने के तरीके खोजें। अपने आप में मैं जीत रहा हूँ का रवैया विकसित करें। अपनी बुद्धि का रचनात्मक और सकारात्मक प्रयोग करें। अपनी बुद्धि का प्रयोग इस तरह कीजिए
कि आप जीत सकें। अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अपनी असफलता के अच्छे बहाने खोजने में मत कीजिए। याद रखें कि तथ्यों को रटने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य है सोचने की योग्यता। अपने दिमाग को रचनात्मक बनाइए और नए नए विचार आने दीजिए। काम करने के नए और बेहतर तरीके खोजते रहिए। खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी मानसिक क्षमता का उपयोग इतिहास रचने में कर रहा हूँ या इतिहास रटने में। तीसरा, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी उम्र ज़्यादा या कम है। उम्र का बहाना साइटिस असफलता की एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोष उम्र के मत्थे मढ़ दिया जाता है। इसके दो आसानी से पहचाने जाने वाले रूप हैं, मेरी उम्र ज़्यादा है का रूप और मेरी उम्र अभी कम है का ब्रांड। आपने हर उम्र के सैकड़ों लोगों को अपनी असफलताओं के बारे में इस तरह की बातें करते सुना होगा। इस काम में सफल होने के लिए मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। अपनी उम्र के कारण ही मैं वह नहीं कर सकता जो मैं करना चाहता हूँ या जो करने में मैं सक्षम हूँ। यह आश्चर्यजनक है, परंतु बहुत कम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि उनकी उम्र किसी काम के लिए बिल्कुल सही है। इस बहाने ने हजारों लोगों के लिए सच्चे अवसर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। वे सोचते हैं कि उनकी उम्र ही गलत है, इसलिए वे कोशिश करने की जहमत भी नहीं उठाते। उम्र के बहाना साइटिस का सबसे लोकप्रिय रूप है, मेरी उम्र ज़्यादा है। यह बीमारी बहुत सूक्ष्म तरीके से फैलाई जाती है। टीवी की सीरियलों में दिखाया जाता है कि जब कंपनी की बुलाई के कारण किसी एग्जीक्यूटिव की नौकरी छूट जाती है तो वह बेरोजगार हो जाता है। उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। मिस्टर एग्जीक्यूटिव महीनों तक नौकरी की तलाश करते हैं, परंतु उन्हें नौकरी नहीं मिलती और इस दौरान वे कुछ समय तक आत्महत्या के विकल्प पर विचार करते हैं और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब खुद को रिटायर समझ लेने में ही समझदारी है। 40 के बाद आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें क्यों बढ़ जाती हैं? यह विषय नाटकों और पत्रिकाओं के लेखों में लोकप्रिय है, इसलिए नहीं क्योंकि बहाना ढूंढने वाले बहुत से लोग इसी तरह के नाटक देखना चाहते हैं और इसी तरह के लेख पढ़ना चाहते हैं। आगे के पार्ट में उम्र के बहाना साइटिस का इलाज क्या है ये आएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। धन्यवाद।